आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आप लोग मुझसे अक्सर करते हैं कि अगर पॉक्सो एक्ट के मामले में जो आरोपी है वो पीड़िता से, उस लड़की से शादी कर लेता है जिसने मुकदमा दर्ज करवाया है, या फिर आरोपी व्यक्ति लड़की के पिता को ये वादा करता है कि वो शादी कर लेगा, इस आधार पर एग्रीमेंट करते हैं, तो क्या इस आधार पर जो मुकदमा है इसको समाप्त किया जा सकता है? आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए आपसे मैं एक जजमेंट शेयर कर रहा हूँ। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है, 7 सितंबर 2022 को डिलीवर हुआ है। आप चाहे तो इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं। बाकी स्टोरी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, केस में क्या दलीलें दी गई वो भी आपसे शेयर करूँगा, और कोर्ट में जज ने किस आधार पर क्या फैसला दिया वो भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो साथियों, आपको बताऊँ कि ये जो मामला है ये पंजाब का है। इस मामले में दो बच्चियों के पिता, दो बच्चियां आप समझिएगा, ए और बी के पिता ने पुलिस थाने में ये कंप्लेंट दर्ज करवाई कि उनकी दोनों बच्चियां 22 जुलाई 2019 को स्कूल के किसी काम से बाहर गई हुई थी। उसके बाद वो लोग लापता हैं, वापस घर लौट करके नहीं आई हैं। पुलिस ने बच्चियों के पिता के कंप्लेंट के आधार पे 363 और 366A आईपीसी की धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया। 363 तब दर्ज की जाती है जब कोई किसी को किडनैप करता है, 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। 366A अगर किसी माइनर लड़की को अगवा किया जाता है, उसके साथ इलिसिट इंटरकोर्स किया जाता है, तब इस धारा को लगाया जाता है और 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है। FIR दर्ज हो गई। उसके बाद 24 जुलाई 2019 को इन दोनों लड़कियों को, दो व्यक्ति हैं नरदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह, इन दोनों की कस्टडी से बरामद किया जाता है। ये दोनों लड़कियां उनके साथ में थीं। उसके बाद केस की स्टोरी आगे बढ़ती है और स्टोरी में ये सामने फैक्ट आया कि नरदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह इन दोनों ने 22 जुलाई को इन दोनों लड़कियों के साथ में वो लोग कहीं बाहर चले गए थे। उसमें से नरदीप सिंह ए को पसंद करता था और गुरप्रीत सिंह बी को। इसके बाद साथियों, इन लोगों ने कहीं बाहर स्टे किया। उसके बाद इन लोगों के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और उसके बाद 24 तारीख को पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। दोनों लड़कियां उनकी कस्टडी में थी। लड़कियों के 161 के स्टेटमेंट हुए, 164 के स्टेटमेंट हुए। लड़कियों ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि वो अपनी स्वेच्छा से गई थी, उनके बीच रिलेशन बना और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया दोनों लड़कों को। इसके बाद साथियों, जो केस में जो आगे फैक्ट था कि चार्जशीट वगैरह फाइल हुई और उनका मेडिकल हुआ। मेडिकल में DNA टेस्ट हुआ तो उसमें पाया गया कि हाँ, उनके जो स्पर्म हैं पाए गए हैं उस पर। इसके बाद चार्जशीट फाइल हुई साथियों। अब उसके बाद एक नया फैक्ट इसमें ऐड हुआ कि नरदीप सिंह ने ए नाम की बच्ची, जिसको वो लेकर के गया था, जिसको आप कह सकते हैं कानून की भाषा में किडनैप किया था, भले ही वो स्वेच्छा से था। आपको पता होगा कि अगर लड़की माइनर है, अगर 18 साल से कम है, तो उसकी सहमति और असहमति का हमारे कानून में कोई महत्व नहीं है। भले ही स्वेच्छा से वो जा रही है, लेकिन अगर उसके पिता ने मुकदमा दर्ज करवा दिया तो उस लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा और उसको सजा भी हो सकती है, भले ही लड़की एग्री हो कि नहीं, हमें दिक्कत नहीं, मैं स्वेच्छा से गई हूँ। तो उसके बाद ये फैक्ट, एक नया फैक्ट ऐड हुआ कि नरदीप सिंह ने ए नाम की लड़की से शादी कर लिया और उसके पिता भी एग्री थे। तो नरदीप सिंह ने ये पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में 482 के अंतर्गत, CRPC के अंतर्गत, कि चूंकि उसने ए नाम की लड़की से शादी कर लिया है तो अब उस मुकदमे को रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई पर्पज है नहीं। अब जब हाई कोर्ट ने इस फैक्ट को देखा तो हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। उसमें दलीलें वही दी गई। नरदीप सिंह का कहना था कि हमने शादी कर लिया है और हमारा उनके पिता को भी कोई आपत्ति नहीं है। उन लोगों ने एक एग्रीमेंट बनवा लिया कि कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हैप्पीली मैरिड लाइफ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और उसके अलावा उसने जो शादी किया है वो बालिग होने के बाद किया, 18 साल होने के बाद किया, तो उसने कोई अपराध भी नहीं किया। इस प्रकार से ये जो मुकदमा खत्म कर देना चाहिए। स्टेट से रिपोर्ट मांगी गई, जैसा कि हर केस में होता है, स्टेट ने इसका अपोज किया। तो इसके बाद जब कोर्ट ने इस फैक्ट को देखा तो कोर्ट ने इसमें जब फैक्ट कोर्ट ने लिखा तो कोर्ट ने इसमें जो फैक्ट लिखे वो आप समझिएगा। पहला तो ये लिखा कि ये जो दोनों लड़कियां थीं, जब ये लड़कियां अपने घर से निकली थीं और जब ये एक्यूज के पास बरामद हुई थी तो ये माइनर थी। दूसरी बात ये है कि ये लड़कियां एक्यूज की कस्टडी से ही बरामद हुई थी। तो इस प्रकार से साथियों, कोर्ट ने ये पाया कि यहाँ पे भले ही बाद में उसने शादी कर लिया हो, लेकिन पॉक्सो एक्ट जो कहता है कि पॉक्सो एक्ट का जो उद्देश्य है कि इसमें जो यौन उत्पीड़न है, यौन हिंसा है, पोर्नोग्राफी है, इसको रोकना है।
भले ही उसने बाद में शादी कर लिया हो, तो उससे पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है इसका, क्योंकि पॉक्सो एक्ट का जो उद्देश्य है कि उससे बच्चों की सुरक्षा करना है। और जब लड़कियां उनकी कस्टडी से बरामद की गई तो उस समय वो माइनर थी, तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने अपराध नहीं किया है। भले ही बाद में दोनों ने शादी कर लिया है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इस आधार पे मुकदमे को रद्द नहीं किया जा सकता है 482 के अंतर्गत। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट का जो एम है उसको बताते हुए कि इसका उद्देश्य है कि बालकों की सुरक्षा करना है। तो इस प्रकार से कोर्ट ने इस 482 को रद्द कर दिया। हाँ, साथ में कोर्ट ने यह भी कमेंट किया कि हमने इस केस में जो भी कमेंट किया है, जो ट्रायल कोर्ट में जो केस चल रहा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमने अगर यहाँ पे 482 रद्द कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने कह दिया कि नहीं आरोपी को सजा सुनाना है। ट्रायल कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा वो डिफरेंट होगा। हमने यहाँ पे जो भी कहा है वो हमने जो केस है उसके मेरिट पे कोई कमेंट नहीं किया है। लेकिन पॉक्सो एक्ट के मामले में अगर पीड़िता और आरोपी आपस में शादी भी कर लें, दोनों के बीच समझौता भी हो जाए, दोनों के माता पिता एग्री हो जाए, उस आधार पर इस मुकदमे को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, क्योंकि होता क्या है कि कई बार आपके बीच एग्रीमेंट हुआ, मतलब आपके बीच एग्रीमेंट हुआ, आपने शादी कर लिया, उसके बाद 482 लगाने चले गए हाई कोर्ट, आपके बेबी से पैसे खर्च हो गए। जबकि हो सकता है कि आपका ट्रायल कोर्ट से आप बरी हो जाएं। ट्रायल कोर्ट से कैसे बरी हो सकते हैं, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। तो हो सकता है कि आप अपना स्टेटमेंट चेंज करने के बाद या फिर किसी अन्य फैक्ट के आधार पर आप, क्योंकि जब कोर्ट में स्टेटमेंट, उनके माता पिता के भी स्टेटमेंट डिफरेंट होंगे और बच्चे के स्टेटमेंट भी डिफरेंट होंगे, तो बरी हो सकते हैं। तो वो हर केस के सर्कमस्टेंस पर डिपेंड करता है कि केस में क्या जजमेंट हो सकता है। मैं ऐसा कोई एक जजमेंट पे एक किसी केस को लेकर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर केस का सर्कमस्टेंस अलग होता है, हर केस की स्टोरी अलग होती है। तो ऐसा नहीं कह सकता है कि इस केस में ये बरी हो जाएगा या इस केस में एग्रीमेंट। हाँ, आपको मैं यही बता दूं कि ये जो जजमेंट है ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया है, लेकिन इसके अलावा 2-3 हाई कोर्ट ने रिसेंटली जजमेंट दिए हैं। मेघालय हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि पॉक्सो एक्ट में उन्होंने शादी के आधार पर उन्होंने उस एफआईआर को क्वेश कर दिया था। तो हर हाई कोर्ट का अपना एक अलग अलग ओपिनियन होता है, जज का ओपिनियन होता है, और वो सारे जो हैं तो वो कहीं ना कहीं लॉ बाउंडेड ही होते हैं, किसी न किसी जजमेंट के आधार पर ही लिखे जाते हैं। तो हर केस के सर्कमस्टेंस के आधार पर सारे केस के जजमेंट डिसाइड होते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमने जो आपसे जो डाउट था, जो आप जो मुझसे सवाल पूछते थे, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद सर।